Hey guys, welcome back on the lecture series of 11th class microeconomics. So we were discussing the unit 2 which is the consumer equilibrium and demand. Okay, so ये part 6 है unit 2 का. इस part 6 में हम ये तीन topic mainly discuss करेंगे. Okay, and the first topic is the concept of demand. यानी कि हम demand के chapter हमने consumer equilibrium discuss कर लिया. Okay, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट जो है वो कवर कर लिया. अब हम पार्ट 6 से हम डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो द सेकंड टॉपिक इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड्स एंड थर्ड टॉपिक इज द डिमांड शेड्यूल. ओके, schedule. So let's start with the first topic which is that concept of demand. First, demand क्या होती है? So demand is the quantity of the consumer who are willing and able to buy the product at various during a given period of time. Okay, various price during given period of time. So demand for any commodity implies that the consumers desire to acquire the good and the willingness and ability to pay for it. Okay, so कोई भी चीज़ है हम उसे डिमांड कब कहते हैं? डिमांड हम उसे तब कहते हैं जब दो चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं. फर्स्ट है आपको खरीदने का मन हो रहा हो, ठीक है, यानी कि विलिंगनेस टू परचेज, यानी कि आप उसे खरीदना चाहते हो, ठीक है. एंड द सेकेंड इज एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे. ओके, सभी दो चीज़ें जब सेटिस्फाइड होती हैं तो कोई चीज़ तो हम उसे हम डिमांड कहते हैं. ओके, लेट सपोज करते हैं आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने गए, ठीक है, आप उसे खरीदना चाहते हो पर वो आपके बजट के बाहर है, तो क्या आप उसे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, है ना, क्योंकि आपकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, ठीक है, पर आपकी विलिंगनेस है. दूसरा है कि आप उसे खरीद तो लोगे पर वो चीज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, विलिंगनेस ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, वांट्स ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप उस चीज़ को नहीं खरीदोगे, है ना. सो कोई भी चीज़ तब खरीदी जाती है जब विलिंगनेस टू पे, यानी कि आप उसे खरीदने की इच्छा दिखाते हो और आपके पास एबिलिटी है उस गुड्स को खरीदने की. ओके, तब हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो क्या है, डिमांड है. ओके, सो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया है, द कंज्यूमर्स डिज़ायर टू एक्वायर द गुड्स, ठीक है, डिज़ायर, पहले तो डिज़ायर होना चाहिए, एंड द सेकेंड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. सो एबिलिटी टू पे होना चाहिए. एबिलिटी टू पे का मतलब है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो जो चीज़ चाह रहा है खरीदने के लिए वो उसे खरीद सके. ओके, तब हम उसे डिमांड कहते हैं. या एक्चुअल में अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं उस चीज़ की. ओके, द डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज जनरली ड्रिवन बाय द टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स से डिमांड जो है वो ड्रिवन होती है. द फर्स्ट इज द यूटिलिटी, यानी कि विलिंगनेस टू पे, ठीक है, एंड द सेकंड इज द एबिलिटी टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपके खरीदने की क्षमता. सो यूटिलिटी क्या डिफाइन करती है? यूटिलिटी डिफाइन करती है कि आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, यानी कि यूटिलिटी क्या बताता है, आपकी प्रेफरेंस बताता है कि आप उस गुड्स को खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते, है ना. आपकी लाइकनेस को बताता है, आपकी विलिंगनेस को बताता है कि आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो, उससे यूटिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना. और दूसरा है जब आप कोई चीज़ पसंद करते हो या आप खरीदना चाहते हो, उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, तो सेकंड चीज़ आती है कि क्या उसे आप खरीद पाओगे, ठीक है, एबिलिटी टू पे. और जब कोई चीज़ दोनों सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि आप उसे खरीदना भी चाहते हो और आप खरीद भी सकते हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आप उस चीज़ को बाय कर लोगे, ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएंगी, डिमांड कहलाएंगी. द टू एस्पेक्ट coincide with one each other, ठीक है. डिमांड happens when a goods and services yield some level of utility while being backed by the ability which ultimate provides the satisfaction to the consumer. ओके, सो आई होप आपको डिमांड समझ में आ गया होगा. अब देखो किन चीज़ों को डिमांड नहीं कहेंगे, जैसे मैंने बताया दो चीज़ें अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम उसे डिमांड कहते हैं. ओके, यहाँ कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने ज़रूरी है, ठीक है. तो पहली चीज़ हमने बताया विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है. दूसरी चीज़ है एबिलिटी टू पे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे.
एंड थर्ड चीज़ आप ऐड कर सकते हो वो है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो टाइम है वो एक सर्टेन होना चाहिए। हो सकता है कि आप खरीद भी सकते हो और आपकी विलिंगनेस भी है खरीदने की, बट आप उस टाइम पे नहीं खरीद रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे आपने कोई डिमांड क्रिएट नहीं की, भले ही ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड क्यों ना हो रही हो। तो आप बोल सकते हो कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं डिमांड बोलने में, है ना, किसी चीज़ को। अब 2 टर्म्स हैं, पहली तो डिमांड है जो कि हमने डिस्कस कर लिया, दूसरी टर्म जो है वो है क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, so there are 2 concepts. The first is we have already discussed the demand, okay, and the second is the quantity demanded. ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं। सो डिमांड का मतलब हमने देखा कि द क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि वह क्वांटिटी जो कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग, है ना, वेरियस प्राइस, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, यानी कि वेरियस प्राइस लेवल पर जो कंज्यूमर एबिलिटी रखता है खरीदने की और विलिंगनेस है खरीदने की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं ना, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है द क्वांटिटी द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल। ओके, सो यहाँ पर बस ये डिफरेंस आ जाता है कि ये किसी एक एट ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल की बात करता है कि कोई एक कीमत, कोई एक प्राइस गिवन है, उस पर आप कितनी डिमांड कर रहे हो, वो क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, अब वेरियस प्राइस लेवल है तो आप उस पर कितना कर रहे हो, ठीक है, इन सभी प्राइस लेवल पर आप कितना डिमांड, मतलब कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। पर एक पार्टिकुलर अगर प्राइस की बात करें कि आप इस प्राइस पर कितना खरीद रहे हो, तो वो क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी। ओके, सो द क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय द प्रोडक्ट एट ए स्पेसिफिक प्राइस एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो अगर इससे एट ए स्पेसिफिक प्राइस पर कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे डिमांड ना बोलकर क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। डिमांड शेड्यूल। ओके, सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल रेफर्स एज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और द टेबुलर स्टेटमेंट that shows the various quantities of the commodity that are demanded at a different price level at a specific time period. ओके, यानी कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक तरीके से एक टेबल होती है, ठीक है, एक तरीके से एक टेबल होती है जहाँ पर ये बताया जाता है, जहाँ पर एक तरफ ये प्राइस होती है, ठीक है, और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना, कि आप कितना डिमांड कर रहे हो। तो लेट सपोज करते हैं प्राइस 1 2 3 4 है और आप डिमांड कितना कर रहे हो, 10 6 5 3 1। ओके, सो ये जो शो कर रहा है, ये टेबल क्या शो कर रही है, ये टेबल शो कर रही है कि वेरियस प्राइस लेवल पर वेरियस डिमांड को शो कर रहा है ये टेबल, है ना। तो इस टेबल को क्या बोलेंगे हम, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ओके, डिमांड शेड्यूल बोल रहे हैं, शेड्यूल बोल रहे हो। ओके, so demand schedule refers to the tabular representations which shows the various quantity of the commodity that are demanded at different price level, है ना। तो different price level पर different quantity of demand जो है वो डिमांड की जा रही है, खरीदी जा रही है। तो ये जो शो किया जाता है इसको हम किसके द्वारा शो करते हैं, डिमांड शेड्यूल के द्वारा। ओके, सो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं। ओके, यानी कि हम सिर्फ एक कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करेंगे कि वो डिफरेंट प्राइस पर कितने गुड्स कंज्यूम करता है। ओके, सो लेट्स सपोज करते हैं कंज्यूमर ए है, उसका डाटा गिवन है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो 5 10 15 और 20 हो जाए तो इनमें वो कैसी क्वांटिटी खरीदेगा, उसमें वो 100 खरीदेगा, 75 खरीदेगा, 50 खरीदेगा और 25 खरीदेगा। ओके, सो ये जो डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की बात की जा रही है, किसकी की जा रही है, कंज्यूमर ए की, यानी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की। तो ये टेबल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। ओके, लेट सपोज करते हैं कंज्यूमर बी भी है, उसकी भी डिमांड शेड्यूल है, ठीक है,
जहाँ पर इसका प्राइस लेट सपोज करते हैं 5, 10, 15, 15 और 20 है, और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है 10, 9, 8 एंड 7 है ना। तो देखो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना, आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो हम जब कम चीज़ें खरीदते हैं ना, यानी कि महंगी, अगर प्राइस ज़्यादा है, महंगा है तो हम कम चीज़ें खरीदते हैं, अगर प्राइस सस्ता है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं ना। तो देखो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे क्वांटिटी कम हो रही है। ओके, सो बी की जो टेबल है ये शो कर रही है डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है, ये भी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता है। पर अगर मैं कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों को मिला दूँ, ठीक है, तो वो किसकी बात करेगा, जहाँ पर मैं क्वांटिटी डिमांड बात करूँ ए और बी दोनों की क्वांटिटी डिमांड की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या है, 5, 10, 15 एंड 20 है। तो अब देखो अगर ए और बी को दोनों को मिला दूंगा तो 110 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये जब किसी वस्तु की प्राइस है तो ए और बी मिलाकर कितने कंज्यूम कर रहे हैं, ए और बी मिलाकर 110 कर रहे हैं। ओके, और दूसरा अगर 10 रुपये प्राइस होता है तो ये ए जो है 75 यूनिट खरीद रहा है और बी जो है वो 9 यूनिट खरीद रहा है, तो इसका मतलब टोटल यूनिट कितनी हो गई, 84। ओके, जब प्राइस 15 बढ़ जाता है तो ये 50 खरीद रहा है, ये 8 खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 58 होगा। एंड जब प्राइस 20 हो जाता है, हाईएस्ट पर पहुंच जाता है, तो ए जो है वो 25 यूनिट कम करके खरीदता है और बी जो है वो 7 यूनिट खरीदता है, तो इसका मतलब कितनी क्वांटिटी टोटल खरीदी जा रही है, 32 की। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है ये सभी कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है जो वेरियस प्राइस लेवल पर की जाती है। ओके, सो अगर मार्केट में दो ही कंज्यूमर है, उन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ए और बी को मिलाकर जो डिमांड बनेगी वो क्या होगी, वो मार्केट डिमांड होगी, है ना। लेट सपोज करते हैं मार्केट में सी बी है अगर, तो सी बी की मार्केट डिमांड है, तो उसका जो इंडिविजुअल शेड्यूल होगा उसको जोड़ देंगे, ए बी सी अब टोटल डिमांड हो गई, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा, ठीक है। पर अगर हम सिर्फ सी का देखेंगे तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस होती है टेबल की फॉर्म में, जिसमें क्या शो किया जाता है, जिसमें वेरियस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है ये शो किया जाता है। ओके, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक इंडिविजुअल के वेरियस प्राइस और वेरियस क्वांटिटी खरीदने को शो करते हैं, और मार्केट डिमांड में हम सभी इंडिविजुअल्स के वेरियस प्राइस लेवल और वेरियस क्वांटिटी लेवल जो खरीदा जाता है उसको शो करते हैं। ओके, सब बात करते हैं डिमांड कर्व की। अब जो हमने टेबल अभी बनाई, अगर अगर उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, है ना, जैसे प्राइस 5 था, 10 था, 15 था, उसके बाद 20 था, हमने देखा था कि ए जो कंज्यूमर है, ए जो कंज्यूमर है, अगर हम उसके डिमांड की बात करें, ये प्राइस और ये डिमांड है, ठीक है, ए का तो कितना था, 100 था, 75 था, 50 था और ये 25 था। ओके, सो अगर हम इसको कर्व में यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट में शो करें तो जो कर्व बनेगा उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, सो डिमांड कर्व इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल को क्या कहते हैं, हम डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, सो कर्व बनेगा तो ये देखो डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हैं यानी कितनी डिमांड की जा रही है, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी को अगर डिनोट करूँ तो ये कैसा बनेगा, देखो अगर देखो ये यहाँ पर प्राइस लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्यू टी, है ना, एक ही। तो अब देखो ये तो ज़ीरो है, तो देखो 5 रुपये जब प्राइस होता है तो ये कितनी क्वान्टिटी खरीद रहा है, 100 खरीद रहा है, तो 100 लेट सपोज करते हैं 100 यहाँ पर है, ठीक है। 10 हो जाता है यानी कि इसका 2 गुना हो जाता है, तो ये कितना खरीद रहा है, 75। तो 75 100 से कम होगा, लेट सपोज करते हैं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। ये 15 है तो 50 है तो 50 लेट सपोज करते हैं यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये रहा, ये 50 आएगा। और ये 20 है, जब प्राइस और बढ़ जाता है तो ये कितना खरीदता है, 20 ये भी खरीदता है, तो लेट सपोज करते हैं 20 जो है वो यहाँ पर होगा। तो अगर इन सभी पॉइंटों को जोड़ दिया जाए तो जो कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है डिमांड कर्व, जहाँ पर इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है और इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। ओके, सो देखते हैं आगे इसमें।
So the demand curve is a graphical representations of the relationship between the price of a good and services and the quantity demanded. तो ये देखो टेबल क्या शो कर रही है, ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और इसके बीच में, है ना, कि जब 5 रुपये है तो वो 100 यूनिट्स ही खरीद रहा है, वो 75 नहीं खरीद रहा है, वो 100 यूनिट्स ही खरीद रहा है। जब 10 है तो वो 75 खरीद रहा है। इनका भी इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। ओके, और कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है, देखो प्राइसेस जो है वो घट रहे हैं, यानी कि प्राइसेस इस साइड जा रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या हो रही है? क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये इस साइड जा रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या दूसरा घट रहा है तो पहला जो है बढ़ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में। तो जब दो वेरिएबल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, या इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। ओके, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि प्राइस देखो, प्राइस अगर बढ़ रही है, प्राइस अगर देखो, प्राइस यहाँ बढ़ रही है, देखो प्राइस बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर अगर P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी खरीदी जाती है और प्राइस बढ़कर P0 हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये देखो इतनी कम हो गई, अब Q0 खरीदा जा रहा है। ओके, सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो इन अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशंस, so in a typical representation, the price will appear on the left vertical axis and the quantity demand on the horizontal axis. Okay, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिमांड कर्व, दो टाइप की डिमांड कर्व होती है, एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होती है जिसका जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 1 होता है। 1 का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसेस जो हैं जितने प्रोपोर्शन से बढ़ रही हैं उतनी ही डिमांड जो है उतने प्रोपोर्शन, यानी कि 5% अगर प्राइसेस बढ़ा तो 5% क्वांटिटी भी कम हो रही है। ओके, यानी कि जो प्रोपोर्शन है बढ़ने का और घटने का वो क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। और जो लीनियर डिमांड कर्व को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे, तो कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, यानी कि एक सीधी सरल रेखा, सिंपल स्ट्रेट लाइन दिखती है, जहाँ पर ये बताता है कि देखो अगर प्राइस इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, पर अगर प्राइस इतने से बढ़ी है तो क्वांटिटी भी इतने से ही कम होगी। ओके, सो जो ये एरिया है और ये एरिया जो है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और अगर ऐसा है तो ये भी क्या होगा? ये एरिया और ये एरिया, यानी कि जो बढ़ा हुआ एरिया है प्राइस का और जो कम हुआ एरिया है क्वांटिटी डिमांडेड का, वो क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं, तो वो लीनियर होता है। नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। नॉन लीनियर में हो सकता है कि प्राइसेस 5% से बढ़ रहा है और क्वांटिटी जो है वो 6% से कम हो रही है ना, तो ये बराबर नहीं होते हैं। तब ये कर्व कैसा दिखता है? वो कर्व कुछ ऐसा दिखता है, सी टाइप का। ओके, यानी कि कन्वेक्स टाइप का। ओके, सो डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या होता है? स्लोप जो है वो बताता है कि कर्व जो है वो कर्व का नेचर कैसा है। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, यानी कि जो इसका स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोप है इसका, नीचे की तरफ देखो मूव कर रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर्व है? क्योंकि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एक चीज़ कम करनी पड़ रही है, और अगर प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है ना। तो इसकी वजह से इनके बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, इनकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ओके, और अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा? स्लोप क्या होता है? स्लोप होती है ढलान। ओके, सो स्लोप कैसे निकलता है? तो देखो
चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर अगर ए और बी दो पॉइंट है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर यहाँ पर ए है और ये दो बी पॉइंट है, कंज्यूमर अगर ए पॉइंट पर है जहाँ पर प्राइस P0 है और क्वांटिटी Q0 है, ओके। अगर ये प्राइस कम होकर P1 हो जाती है तो अब कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है? Q1 खरीदी जा रही है। तो अगर हम इसमें ए से बी से लेकर स्लोप की बात करें, यानी कि स्लोप निकालेंगे, डिमांड का स्लोप क्या होगा, तो देखो प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं, प्राइस में डेल्टा पी चेंजेस आया, इतना चेंजेस आया, और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, डेल्टा Q1 दिखा रहा है। तो ये जो डेल्टा पी है ये कैसे निकला, ये P0 माइनस में P1 से निकला, और और ये डेल्टा Q कैसे निकला, Q0 माइनस में Q1 से निकला, ठीक है। तो ये जो डेल्टा P है ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा P, और ये जो Q0 माइनस Q1 है डेल्टा Q शो कर रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बड़ा है, तो अगर इसमें देखेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव में आ जाए। और इस नेगेटिव का मतलब यही है कि ये जो कर्व है इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ओके, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं कि डिमांड जो है, हमने देखा डिमांड क्या होती है, डिमांड जो है वह क्वांटिटी होती है जहाँ पर कंज्यूमर आर विलिंगनेस, कंज्यूमर इज शोइंग द विलिंगनेस टू पे टू बाय द प्रोडक्ट, है ना, एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू पे, यानी कि वो खरीदना चाहता है और उसकी एबिलिटी है उसे पे करने की एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। पर वो डिमांड करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। आप कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हो, कम खरीदते हो, या खरीदना बंद कर देते हो, या उसकी जगह कोई और चीज़ खरीदते हो, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये इन फैक्टर को क्या बोलते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ओके। सो इसमें हम देखेंगे कि डिमांड के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सो ये डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, सो ये फैक्टर है जिनकी वजह से कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को चेंज करता है ना, बढ़ाता है, कम करता है, या नहीं करता है, ओके। सो अब देख लेते हैं, सो डिमांड QX क्या है, यहाँ पर डिमांड है, F जो है ये फंक्शन है ना, यानी कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स, ओके। सो यहाँ जो PX क्या शो कर रहा है, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, है ना। देखो यहाँ डिमांड X की है और प्राइस भी X का है, तो इसका मतलब ये अपनी कीमत, अपने गुड्स की प्राइस की बात कर रहा है, ओके। Y जो है यहाँ पर इनकम लेवल शो कर रहा है कंज्यूमर का। PR जो है APR ये क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शो कर रहा है। TNP जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस शो कर रहे हैं। EXP जो है वो एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी कि फ्यूचर में प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ओके, कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट भी डिमांड पे पड़ता है। इसका इम्पैक्ट भी लोगों के बाइंग बिहेवियर पे पड़ता है, कि अगर कोई सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो अभी से ही कम चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए स्टार्ट कर देता है, ओके। एंड द N इज़ द नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स, ओके। सो हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ ऑन गुड्स की, ओके। सो लेट्स सपोज करते हैं कोई प्राइस है, लेट्स सपोज करते हैं एक बुक है, ठीक है। तो बुक है और बुक का प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपीज़ है, या एक नोटबुक ले लेते हैं, 100 रुपीज़ है। तो अगर 100 रुपीज़ होता है तो पूरे मार्केट में जो डिमांड की जाती है, लेट्स सपोज करते हैं वो 50 यूनिट्स की जाती है, यानी कि लोग 50 बुक्स खरीदते हैं एक महीने में, लेट्स सपोज करते हैं अगर 100 रुपीज़ है उस बुक की कीमत, तो लोग 50 यूनिट्स खरीदते हैं, 50 किताबें, ओके। सो अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, यानी कि अब कितना हो गया, 50 हो गया, तो अब बताओ कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर नहीं खरीद पाते थे 100 रुपीज़ में, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो यानी कि अब कुछ और न्यू कंज्यूमर्स आ जाएंगे बुक्स को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब जो पुराने कंज्यूमर्स हैं हो सकता है वो ज़्यादा खरीदें, यानी कि अगर 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 मैं कोई चीज़, मैं 100 रुपीज़ पे कर सकता था बुक के लिए, ठीक है, तो मैं एक यूनिट खरीदता था, है ना, ऐसे 50 लोग थे तो 50 यूनिट खरीदते थे। पर अब 50 रुपीज़ हो गया, तो इसका मतलब मैं उन 100 रुपीज़ में से 2 यूनिट खरीद सकता हूँ। पर लेट सपोज करते हैं 50 रुपये हो गया, इसलिए मैंने
3 यूनिट खरीद ली या 2 यूनिट खरीद ली या 1 यूनिट खरीद लिया ना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और जो न्यू कस्टमर्स हैं वो भी आ जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, लेट सपोज करते हैं 150 यूनिट्स हो जाती है। ओके, सो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जब चेंज होता है, यानी कि जब प्राइसेस चेंज होता है तब ये डिमांड को भी इम्पैक्ट करता है। यहाँ हमने देखा कि प्राइसेस अगर बढ़े हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ प्राइसेस कम हुए हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और अगर यही उल्टा हुआ होता, प्राइसेस अगर बढ़े होते तो लोग कम डिमांड करते। इसका मतलब प्राइस ऑफ ऑन गुड्स है वो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। ओके, और कैसे इम्पैक्ट करता है? नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इन्वर्सली इम्पैक्ट करता है ना, क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो लोग कम खरीदेंगे, प्राइसेस अगर घटेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इसीलिए प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को अगर अपना सामान बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस गुड्स का प्राइस जो है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि प्राइसेस अगर एक्स के बढ़ेंगे तो लोग कम खरीदेंगे, है ना, और प्राइसेस अगर कम होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो अगर मुझे ज़्यादा बेचना है तो मुझे प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। इसे हम इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशंस भी कहते हैं। ओके, दूसरा जो फैक्टर है वो है इनकम लेवल। अब इनकम लेवल को हम वाई से डिनोट करते हैं या एम से डिनोट करते हैं। ओके, सो इनकम लेवल, कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या शो करता है, कंज्यूमर के पास जो इनकम लेवल है उससे ये शो होता है कि वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है ना, एबिलिटी टू पे बताता है। तो कंज्यूमर इनकम, लेट सपोज करते हैं पहले 100 रुपीज़ था, अब उसकी इनकम अगर 200 रुपीज़ हो जाती है, यानी कि वो अमीर हो जाता है, 100 से 200 हो जाता है, उसकी सैलरी डबल हो जाती है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, वो अब ज़्यादा चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देगा। ओके, वो ज़्यादा क्लोथिंग पे स्पेंड करेगा, फूड पे स्पेंड करेगा, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करे। ओके, सो जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो वो अपनी डिमांड भी चेंज कर देता है। ओके, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो अपनी डिमांड जो है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो रही है, यानी कि वो उसकी इनकम कम हो रही है, तो सिंपल सी बात है, उसे जो अननेसेसरी चीज़ है उसे नहीं खरीदना चाहिए, है ना। यही तो हम करते हैं कि अगर मेरी सैलरी, लेट सपोज करते हैं 1 लाख पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है, तो मैं लेट सपोज करते हैं टोटल मिलाकर मैं 500 यूनिट्स खरीदता हूँ, है ना, जिसमें फूड क्लोथिंग सब आ गया। पर अगर मेरी इनकम जो है 5 लाख अगर हो जाए, मेरी इनकम अगर बढ़ जाए, तो क्या मैं 500 यूनिट्स खरीदूंगा? नहीं, जो मैं चीज़ खरीद रहा था वो तो खरीदूंगा ही। हो सकता है उनमें से मैं कुछ और चीज़ें, नए गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दूँ जो मैं पहले नहीं खरीद सकता था क्योंकि वो महंगे थे। ओके, सो ऐसे में क्या होता है कि लेट सपोज करते हैं 600 यूनिट्स हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डिमांड जो है बढ़ जाती है। ओके, अब इनकम लेवल जो है, देखो 3 टाइप के गुड्स होते हैं, 3 टाइप के गुड्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनकम के बढ़ने पर 3 टाइप के गुड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है। 2 टाइप का देख सकते हैं। ओके, पहला जो टाइप है वो है नॉर्मल गुड, और दूसरा जो टाइप है वो है इन्फीरियर गुड। ये है नेचर ऑफ गुड्स। ओके, तो 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक इन्फीरियर गुड्स होता है। ओके, जिसका इनकम से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर गुड्स नॉर्मल है तो अगर इनकम बढ़ रही है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, ठीक है, इनकम कम हो रही है तो आप कम चीज़ें खरीदोगे, यानी कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है। ओके, सो ऐसे केस में हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में, जैसे नॉर्मल गुड्स का मतलब ये नॉर्मल गुड्स है वो कोई भी गुड्स हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है। लेट सपोज करते हैं अगर आप मिडिल फैमिली इनकम के हो तो जो फुल क्रीम मिल्क जो पैकेट आता है वो आपके लिए नॉर्मल गुड्स है। ओके, तो अगर आपके पास ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो आप ज़्यादा फुल क्रीम वाले मिल्क जो हैं खरीद के रख लोगे फ्रीज में, ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम करोगे। ओके, और अगर कम इनकम हो जाएगी तो आप कम क्वांटिटी खरीदना स्टार्ट कर दोगे। एक होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं। अब एक्चुअल में वो लो क्वालिटी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है इनकम पे। अब कोई अगर रिच बंदा है,
लेट सपोज करते हैं अगर अगर कोई मिडिल फैमिली का है तो उसके लिए जो फुल क्रीम है, पहले क्या था जब वो मिडिल फैमिली का था तो पहले फुल क्रीम वाला मिल्क जो है उसके लिए नॉर्मल गुड्स था। पर अगर अब वो रिच हो गया तो क्या वो ऐसे गुड्स परचेज करना चाहेगा? नहीं। उसके लिए तो हाई स्टैंडर्ड और भी टाइप के पता नहीं कौन से बिजनेस होंगे जो उनके लिए अलग टाइप के मिल्क जो हैं प्रोवाइड करेंगे, जिसमें प्रोटीन ये सब मिनरल्स और ज़्यादा उसमें डाले जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पर्सन रिच होता है तो नॉर्मल गुड्स जो है वो इन्फीरियर बन जाता है। इन्फीरियर का मतलब तो लो क्वालिटी के गुड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एक तो है कि आपकी इनकम लेवल कितनी है, तो इनकम लेवल से गुड्स डिफाइन होता है। और दूसरा है कि सच में वो लो क्वालिटी का है। लेट सपोज करते हैं आपने देखा होगा पीडीएस पे जो गेहूं चावल मिलता है, वीट और राइस जो मिलते हैं पीडीएस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो शॉप्स होती हैं गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं राशन कार्ड। ओके, सो पीडीएस में क्या होता है, लो क्वालिटी के जो वीट होते हैं, ग्रेन्स होते हैं वो मिलते हैं, जिसमें वो मिट्टी भी होती है, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो लो क्वालिटी के होते हैं, तो इन्फीरियर उसको बोल सकते हैं। तो अगर आप अब अगर आपकी इनकम देखो, अगर आपकी इनकम कम हो रही है, अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो ऐसी चीज़ें तो आप ज़्यादा खरीदोगे ना, क्योंकि ये सस्ते में मिलती हैं। आप महंगी चीज़ तो नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है। तो जब इनकम कम होती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाने लग जाते हैं। और इनकम अगर बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स घटिया क्वालिटी से चेंज होकर क्या करते हैं, हम अच्छी क्वालिटी पे आ जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जहाँ पर इनकम इफेक्ट जो है पॉजिटिव होता है, और इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, देखो यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। ओके, अब बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। आई होप आपको ये दो गुड्स समझ में आए होंगे। सो स्पेस की ज़रूरत है थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए। ओके, सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, दो टाइप के गुड्स आते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने कई ऐसे गुड्स देखे हैं कि अगर वो गुड अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो मैं उससे भी काम चला सकता हूँ। जैसे पेन और पेंसिल, अगर मार्केट में पेन बहुत महंगा हो गया है तो आप पेंसिल से काम चला सकते हो, नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हो। ठीक है, अगर टी बहुत महंगी हो गई है तो आप कॉफ़ी से काम चला सकते हो। अगर कार बहुत महंगी हो गई है तो आप बाइक यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर लैपटॉप बहुत महंगा हो गया है तो आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एक की जगह पर। ओके, यानी कि ईच अदर्स प्लेस में इसे यूज़ किया जा सकता है, अगर ये नहीं तो ये सही। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड पेंसिल एट्सेट्रा। ऐसे में क्या होता है कि अगर एक गुड्स का प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, देखो अब बात करते हैं, लेट सपोज करते हैं दो गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं। लेट सपोज करते हैं टी एंड कॉफ़ी। ओके, टी एंड कॉफ़ी। टी जो है वो लेट सपोज करते हैं एक्स है और ये वाई है। तो अब बताओ अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली पड़ेगा। तो लेट सपोज करते हैं ये पाइप कॉफ़ी के प्राइसेस सेम है, ये क्वांटिटी है इसकी वाई की और ये क्वांटिटी एक्स की, ये टी के प्राइस हैं और ये क्वांटिटी है, ये कॉफ़ी का इनकम है, मतलब कॉफ़ी की प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ओके, सो अगर टी के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या किसी और पर भी पड़ेगा? हाँ, इसके सब्सिट्यूट गुड्स पर पड़ेगा, यानी कि कॉफ़ी पर पड़ेगा। तो अगर पी एक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी कि टी महंगा हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे और कॉफ़ी कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो टी के प्राइसेस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है।
टी का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, कॉफ़ी की डिमांड पे, इस पे तो पड़ेगा ही, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस, टी के प्राइस पर टी की क्वांटिटी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो तो प्राइस ऑफ ऑन गुड्स हो गया, पर हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड गुड्स, जो दूसरे गुड्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक टी और कॉफ़ी है, टी के प्राइस पे चेंजेस हो रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड इम्पैक्ट हो रही है, और अगर कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंज आ गया तो इसका इम्पैक्ट किस पे दिखेगा, कॉफ़ी की डिमांड पर दिखेगा, ये भी बढ़ जाएगा। और अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाएगा। अगर टी सस्ता हो गया तो लोग कॉफ़ी वाले जो हैं वो कहाँ हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे टी पर, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो सस्ता हो गया, अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी सस्ता हो गया तो टी के जो कंज्यूमर है वो कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी अगर बढ़ गया तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। ओके, सो ये देखो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, क्रॉस इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस का इम्पैक्ट कैसा होता है, तो देखो अगर अगर तो देखो यहाँ पर प्राइसेस, टी के प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी वाई की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, प्राइस ऑफ एक गुड का प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हुआ, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में, मिटा रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज्वाइंटली कंज्यूम्ड किए जाते हैं, ज्वाइंटली कंज्यूम्ड, ज्वाइंटली कंज्यूम्ड गुड्स, यानी कि जब तक वो दोनों साथ में नहीं होंगे, यानी कि जो दो गुड्स साथ में नहीं होंगे तब तक हम उसे कंज्यूम ही नहीं कर सकते। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं, इसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं, लेट सपोज करते हैं इंक एंड पेन, तो क्या स्याही के बिना, मतलब इंक के बिना पेन यूज कर सकते हैं, नहीं। तो जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक हम इसे ये कंज्यूमेबल ही नहीं होगा, यूजेबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इंक एंड पेन क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज करते हैं बैटरी एंड मोबाइल, बैटरी एंड मोबाइल, तो मोबाइल में बैटरी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मोबाइल और बैटरी कैसे गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ठीक है। कार एंड पेट्रोल, तो वैसे अब तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया, पर इलेक्ट्रिक से पहले जो थे वो पेट्रोल और कार क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बिना पेट्रोल के कार चलेगी ही नहीं, है ना। या अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो कार और बैटरी, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसे गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन जो है वो जॉइंटली होता है ना। अब ऐसे में क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं कि ऐसे में अगर प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है किसी दूसरे गुड्स पर, यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो लेट सपोज करते हैं दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर एक्स के, यानी कि लेट सपोज करते हैं इंक, ये इंक है और ये पेन है, ठीक है। तो इंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट पेन पे पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। अगर इंक महंगा हो गया है तो इंक तो पेन में ही यूज़ होगा, तो पेन भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और पेन महंगा हो गया तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, पेन की कम हो जाएगी। तो देखो इंक की प्राइस बढ़ी पर इसका डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, है ना, कम हो गया। और अगर इंक सस्ता हो गया तो पेन की कीमत क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, और पेन अगर सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो देखो अगर ये देखो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप, तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स के डिमांड पर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। या और एग्जांपल अगर लें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो आप फ़ैन ले सकते हो, फ़ैन एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ़ैन नहीं चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब,
तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा पसंद करते हो, लेट सपोज करते हैं आपको ट्रेंडी गुड्स ज़्यादा पसंद है, तो मार्केट में जब भी ये ट्रेंडी गुड्स आएंगे आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे, है ना। लोगों को अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी को अगर बर्गर पसंद है तो बर्गर ज़्यादा डिमांड करेगा, है ना, क्योंकि इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बर्गर है, तो बर्गर ज़्यादा डिमांड करेगा, तो बर्गर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर उसे क्लोथिंग में जीन्स पसंद है तो जीन्स की डिमांड हो जाएगी, यानी कि जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस सभी पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी, अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा है तो मैं उसका ज़्यादा कंजम्पशन करूँगा, उसका ज़्यादा डिमांड करूँगा, ओके। कम है तो कम करूँगा, ओके। फिफ्थ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि लेट सपोज करते हैं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस जो हैं वो लेट सपोज करते हैं कपड़ों के, क्लोथ्स के प्राइसेस जो हैं क्लोथ्स के, वो बढ़ने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं क्लोथ्स के बढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी ही जाकर क्लोथ्स जो हैं खरीदना स्टार्ट कर दूंगा प्रेजेंट सिचुएशन में। तो क्लोथ की क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्यों ना अभी खरीद लूँ, जो कि सस्ते में मिल रहा है तो ज़्यादा खरीद लूँगा, है ना। तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर प्राइसेस मुझे लग रहे हैं कि कम होगी फ्यूचर में किसी भी चीज़ की, क्लोथ्स की, तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में ही जाके खरीदूंगा, तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। तो फ्यूचर में अगर लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो अभी कंज्यूम करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो वो अभी कंजम्पशन करना रोक देते हैं, वो वेट करते हैं कि जब प्राइसेस कम होंगे तो हम उनका कंजम्पशन करेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ र्यूमर्स इंडिया में हुए थे, जिसमें एक सल्ट के ऊपर भी था डिमोनेटाइजेशन के वक्त, कि सल्ट के प्राइसेस जो हैं, लोग बोल रहे थे सल्ट की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में सल्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं अभी नहीं खरीदा तो सल्ट के प्राइसेस क्या होंगे, आगे अगले दिन या 2-3 दिन में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस उन्हें लग रही थी कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो क्या कर रहे थे, वो अभी से ही सल्ट खरीदना स्टार्ट कर दे रहे थे। हालांकि प्राइस अभी भी ज़्यादा है, पर उन्हें लग रहा था कि अगर मैं अभी नहीं खरीदा और फ्यूचर में और ज़्यादा हो गया प्राइस, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी से ही खरीद लूँ, ओके। देखो ऐसे केस में क्या होता है, तो यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है डिमांड को इम्पैक्ट, ऐसे केस में क्या होता है कि लोग यही एक्सपेक्टेशन सोचकर और ज़्यादा खरीदते हैं, फिर शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाती है, फिर प्राइसेस सच में बढ़ने लग जाते हैं, ओके। सिक्स्थ जो लास्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब बताओ, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे किसी किसी गुड्स के, तो उसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, ओके। अगर नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स कम होंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम की जाएगी। लेट सपोज करते हैं 100 कंज्यूमर्स हैं किसी सिटी में, ठीक है। 100 कंज्यूमर्स हैं जो जो बर्गर पसंद करते हैं, है ना। 100 कंज्यूमर्स हैं जो बर्गर पसंद करते हैं, जिसकी कीमत जो है वो लेट सपोज करते हैं $10 है। अब सिटी में और भी लोग हैं, पर 100 कंज्यूमर सिटी में ऐसे हैं जो बर्गर पसंद करते हैं जिसके प्राइस $10 है। अगर इसका प्राइस $5 कर दिया जाए तो ये 100 लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और ज़्यादा भी खरीदेंगे, पर कुछ न्यू कस्टमर्स भी इसमें एंटर कर जाएंगे, है ना, वो भी बर्गर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब नंबर्स ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर, तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू।